बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपने अपनी ईद को अच्छे से एंजॉय किया होगा। और अब फ्रेश होकर यू आर रेडी फॉर योर स्टडीज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि ईएमएफ जो है वो क्या होती है, व्हाट इज मोशनल ईएमएफ। फैराडेज लॉ जो है वो स्टडी किया हमने, लेंज़स लॉ को हमने स्टडी किया और इनसे रिलेटेड सारे एग्जांपल्स जो हैं वो भी सॉल्व। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंडक्टेंस के बारे में। वी विल स्टडी के व्हाट इज इंडक्टेंस। वी विल सी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है, और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरी है कि इंडक्टेंस क्या है ये जानना। तो अगर हम लोग बात करें इंडक्टेंस की तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कुछ इस तरह से कि इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। टिपिकली इट कुड बी, ये कोई कॉइल हो सकती है, कोई इंडक्टर हो सकता है, दैट अपोजेस एनी चेंज इन द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। द ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी। और जो हेनरी है इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कुछ इस तरह से कि अ कंपोनेंट हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी when a current changing at a rate of 1 ampere per second induces an opposing EMF of 1 volt। तो यूं जो आपका हेनरी है वो बराबर हो गया वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पेयर के। तो दिस इज इंडक्टेंस। मूविंग फॉरवर्ड, अब इंडक्टेंस में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस को कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है। तो आपके पास ये फिनोमिना है कुछ इस तरह से कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द फिनोमिना वेयर आर चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ इन अ नियर बाय सेकेंडरी कॉइल थ्रू अ शेयर्ड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर आपके पास ये इसको आपने इंटर में भी स्टडी किया होगा कि लेट्स सपोज आपके पास दो कॉइल्स हैं। एक वो कॉइल है जिसके साथ आपने कुछ कनेक्शन दिया हुआ है, मतलब लेट्स सपोज कि इसको आपने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया है और जो बैटरी है वो आपको वेरिएबल उसमें से जो करंट है वो पास कर रहा है, ठीक है। ऐसे ये आपकी फर्स्ट कॉइल है, जिसको प्राइमरी कॉइल भी बोल सकते हैं आप। और नियर बाय आपके पास एक और कॉइल पड़ रही है जिसको आप बोलोगे सेकेंडरी कॉइल। अब सेकेंडरी कॉइल के साथ आपने कोई बैटरी अटैच नहीं की है, जस्ट आप एक गल्वानोमीटर अटैच कर सकते हो। गल्वानोमीटर का प्रोसेस होता मकसद ये होता है कि अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में तो उसको ये मेजर कर सके। इसके अलावा इसका लाइक इस जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें आप देख रहे हो कि किसी किस्म का जो है पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स मौजूद नहीं है। लेकिन आपके पास जो फर्स्ट कॉइल है इसके अंदर इसके साथ एक जो बैटरी है वो कनेक्टेड है जो आपको नजर आ रही है। ये सॉरी मैंने टू बनाने की कोशिश की थी, ओ डेल्टा बन गया। एनीवेज आई मीन टू, ये टू है, ठीक। ओके, यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स जो है वो नजर आ रहा है, राइट। लेट्स सपोज इसको E1 बोल देते हैं। ओके, अब होगा ये कि जैसे ही आपने सर्किट यहाँ पे ये इसमें जो है लेट्स सपोज यहाँ पे कोई स्विच भी आपने लगा दिया सर्किट में। अब जैसे ही स्विच को जो है मैंने कनेक्ट किया तो क्या होगा कि इस सोर्स की वजह से, इस पोटेंशियल सोर्स की वजह से इस जो फर्स्ट वाली मेरी कॉइल है इसके अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। लेट्स सपोज दैट करंट इज I1, ठीक है। ओके, तो जैसे ही आपने सर्किट को कनेक्ट किया आपके पास इस सर्किट के अंदर करंट I1 जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे ही आपके पास इस सर्किट के अंदर से इस कॉइल के अंदर से, कॉइल 1 से, प्राइमरी कॉइल से करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा। तो क्या होगा कि इसके गिर्द यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड, लास्ट टाइम हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट्स जो हैं दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। जब भी आपके पास जो है वो करंट में कहीं पे करंट फ्लो करता है तो उसकी विसिनिटी में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल गिव राइज टू द टू द टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो सिमिलरली यही फिनोमेना यहाँ पर होगा। अब क्या होगा कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो यूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं। अब एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से क्या होगा कि एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा
मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो आपके पास कॉइल 2 है जो नियर बाय पड़ी हुई है, उसके अंदर से भी गुजरेंगी। अब जैसे ही इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरती हैं, तो पहले आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं था जब ये आपके पास ये E1 कनेक्टेड नहीं था। लेकिन जैसे ही आपके पास इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, तो आपके पास यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है वो बी की वैल्यू में चेंज आया। यानी बी इनिशियली जीरो था सेकेंडरी कॉइल में, लेकिन जैसे ही यहाँ पे करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट किया, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक बी की कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो यहाँ से भी पास करेंगी। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया है। तो जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, तो यहाँ पर भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो करेगा, और ये जो गैल्वेनोमीटर है ये इसको रीड करेगा। हालांकि आपके पास सेकेंडरी कॉइल में किसी भी किस्म का कोई बैटरी सोर्स मौजूद नहीं है, उसके बावजूद भी ड्यू टू चेंजिंग करंट इन फर्स्ट, आपके पास सेकंड में जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया है। तो ये फिनोमेना जिसमें करंट का चेंज पहली कॉइल में दूसरे में भी एक ईएमएफ इंड्यूस करा दे, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस का फिनोमेना। तो अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली देखेंगे, तो E2 मतलब कि यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, और आपको पता है लेंज़ेस लॉ के अकॉर्डिंग और फैराडेस लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से होगी कि उस कॉज को अपोज करेगा जो कॉज उसको प्रोड्यूस करवा रही है। और वो कॉज क्या थी? आपके पास पहली वाली कॉइल में करंट का चेंज होना, यानी करंट पहले जीरो है, सर्किट ऑन होने की वजह से वो करंट जो है उसकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। यानी पहले आई जीरो था, बाद में आई की कोई वैल्यू आ जाएगी, तो ये चेंज इन करंट जो है दैट्स द सोर्स। इसलिए यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में, उसने इस चेंज इन करंट को अपोज करना है, तो दैट्स व्हाई माइनस साइन इज हियर। ठीक। और एम इज फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये कैसे इसको डिराइव करना है, कैसे देखना है, सॉल्व करना है, इसको आगे हम लोग न्यूमैन फॉर्मूला में सॉल्व करेंगे। और ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है बेसिकली इट इज इंडक्टेंस, दैट्स वाई इसका यूनिट भी वही होगा, हेनरी। और हेनरी जो है उसको हमने ऊपर डिफाइन अभी किया है, तो हेनरी आपके पास बराबर आ जाता है वोल्ट इनटू सेकंड डिवाइडेड बाय एम्पियर के। आई होप ये क्लियर है म्यूचुअल इंडक्टेंस का फिनोमेना अब आपको। ओके। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस को जो है वो हमने सॉल्व करना है, उसको हमने डिराइव करना है, तो उसको डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेन्स फॉर्मूला। तो न्यूमेन्स फॉर्मूला क्या है कि द न्यूमैन फॉर्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस एम इज अ फंडामेंटल इक्वेशन in electromagnetism that calculates mutual inductance between two closed circuits or coils based solely on their geometry, size, shape, and relative position in space, rather than relying on current or flux values। क्योंकि आप ये देख रहे हो कि ये फॉर्मूला है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, नॉट ओवर 4 पाई DL1 डॉट DL2 ओवर आर। ये क्या क्या पैरामीटर्स हैं एक दफा मैं आपको बता देती हूँ, और आगे जो डेरिवेशन है उसमें इसको डिटेल स्टडी करते हैं। एम, ये आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ठीक है, विच इज मेजर्ड इन हेनरीज। मी नॉट आपके पास परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर। ये आपके पास जो पहला, ये दो इंटीग्रल्स हैं, एक लूप 1 पर होगा और एक लूप 2 पर होगा। ये भी आगे स्टडी करते हैं डायग्राम के साथ, देन यू विल बी लाइक मच मोर क्लियर अबाउट इट। और आर जो है वो दोनों लूप्स के दरमियान का डिस्टेंस है। ठीक। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है ये डॉट डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट को शो कर रहा है, दैट मीन्स के जो लूप 1 और लूप 2 के दरमियान में एंगल है, जो उनकी ओरिएंटेशन है दोनों की विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस इस पे बहुत डिपेंड करेगा। अगर आपके पास दोनों पैरेलल हैं, तो डेफिनेटली उस सूरत में म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम होगी। और इन केस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस जीरो हो जाएगी, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो लूप 2 से पास नहीं करेंगी। ठीक। तो दिस वाज समथिंग अबाउट न्यूमैन फॉर्मूला। अब हम लोग न्यूमैन फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। सो डेरिवेशन ऑफ न्यूमैन फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट भी है, ये आपके पास पेपर में भी ये क्वेश्चन जो है इसका पूछ लेते हैं कि न्यूमैन फॉर्मूला जो है वो डिराइव करिए। तो उसके लिए हम लोग फिर दोबारा वापस आएंगे ग्रिफिथ्स पर। इंडक्टेंस वी हैव डिस्कस्ड इट। अब ये डायग्राम है जिसको हमने फॉलो करना है।
अब आप देखो इस डायग्राम में हमारे पास दो लूप्स हैं, एक लूप वन है और एक है लूप टू। अब करंट जो है ना वो बेसिकली आपके पास फ्लो करता है लूप वन से। ठीक। तो लूप वन में जैसे ही करंट ने फ्लो करना है तो क्या होगा, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इसमें से मर्ज होंगी। और कुछ पॉसिबिलिटी है कि जो आपके पास बी वन है, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस आई वन की वजह से लूप वन में की विसिनिटी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनमें से कुछ जो है इस लूप टू में से भी पास करेंगे। ठीक है। तो इसको भी बी वन इसलिए कहा है कि ये इसी के जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, दैट्स वाई। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ इसको ना सिंप्लीफाई करके यहाँ पे उसने ड्रॉ कर दिया है कि लेंथ एलिमेंट डीएल वन ले लिया लूप वन का, और जो लूप टू है उसका जो लेंथ एलिमेंट है उसको कह दिया उसने डीएल टू। और इन दोनों के दरमियान में आपसी फासला जो है वो है ये वाला आर। ठीक। तो आई होप कि ज्योमेट्री इनकी ओरिएंटेशन आपको क्लियर है। अब आगे मूव करते हैं हम लोग। तो हो ये रहा है कि आपके पास जो करंट है वो फ्लो कर रहा है लूप वन से, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, और वो लूप टू से भी पास कर रहा है। तो अगर हम लोग याद करें चैप्टर 5 में हमने बायोट सेवरेट लॉ जो है वो स्टडी किया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होती है उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैथमेटिकली, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई इनटू करंट into the integral of dl क्रॉस r ओवर r स्क्वायर। अब चूंकि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो आई वन की वजह से प्रोड्यूस, आई लूप वन में करंट फ्लो करने की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने सबस्क्रिप्ट यहाँ पे b के साथ वन लगा दिया और i के साथ भी वन आ गया। तो इसी तरह से जो dl है फिर वो फर्स्ट वाला जो है यानी सी लूप वन का आ जाएगा। तो उस लिहाज से हमने उसमें सबस्क्रिप्ट जो है वो लगा दिया, बाकी ये फॉर्मूला वही है बायोट सेवरेट लॉ। अच्छा। अब चीज ये कि जो फॉर्मूला है बेसिकली ये क्या है कि इट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक। कि आप ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली बाकी चीजें जो है वो आपके पास एक है बेसिकली यहाँ पे वो बी जो है वो प्रोपोर्शनल आ रही है आपके आई वन के। तो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो है जो पास करेगा ये लूप टू से, वो फिर बराबर आ जाता है बी डॉट डी ए। अब बी डॉट डी ए जो है वो आपके पास फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, तो बी कौन सा, बी वन, क्योंकि वही लाइंस वहां से पास कर रही हैं, और सरफेस एलिमेंट कौन सा आपने लेना है, लूप टू का। ठीक। इस इक्वेशन 7.22 को फिलहाल भूल जाइए, इस पर हम दोबारा वापस आएंगे। अभी जस्ट आप फोकस करिए अपने इस फॉर्मूला पे कि फाई जो है वो बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के। तो यहाँ पे बी वन डॉट डी ए टू। अच्छा जी। अब जो फाई टू है वो है आपके पास बी वन डॉट डी ए टू। अब जो बी है, अगर आप इसको वेक्टर पोटेंशियल के टर्म में लिखें तो बी को आप लिख सकते हो डेल क्रॉस ए। ठीक है, जहां जहां पे सबस्क्रिप्ट वन है वो साथ साथ फिर वन चल रहा है। तो बी जो है वो बराबर होता है डेल क्रॉस ए के, मतलब वेक्टर पोटेंशियल की टर्म्स में अगर आप इसको डिफाइन करते हो तो इसके ऊपर अगर हम लोग स्टोक्स लॉ लगाएं, स्टोक्स लॉ हमने बार बार अप्लाई किया है, क्या होता है आपके पास डेल क्रॉस ए डॉट डी ए दैट इज इक्वल टू ए डॉट डी एल। तो इसी मुनासबत से सेम सबस्क्रिप्ट जो है वो आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दैट मीन्स के अब ये जो है फाई जो कि बी वन डॉट डी ए टू है ये बन जाएगा ए वन डॉट डी एल टू। अब ए जो है यहाँ पे वो वेक्टर पोटेंशियल है, और चैप्टर 5 में इक्वेशन 5.66 में वी डिफाइंड के जो वेक्टर पोटेंशियल है वो बराबर होता है म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ओवर द इंटीग्रल ऑफ डीएल वन ओवर आर। ठीक। तो ये जो ए वन की वैल्यू है, आप ये वैल्यू आप यहाँ पर जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, ए वन की ये वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पर आएगी तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे है आपका फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये बराबर आ जाएगा म्यू नॉट आई वन ओवर 4 पाई और डी एल वन ओवर आर, और ये इसका जो इंटीग्रल था पहले से जो मौजूद है ऑन डी एल टू वो साथ आ जाएगा। तो आपके पास ये आ गई फाई टू की वैल्यू। अच्छा जी, अब आ जाइए अपनी इस इक्वेशन पर वापस, जहाँ पे हम लोगों ने इसको छोड़ा था, ये वाली इक्वेशन बेसिकली हमने स्टार्ट करी, इसको सॉल्व कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि फिलहाल आप इस इक्वेशन को भूल जाइए। ठीक है। तो वो फाई टू जो है ना, अब वो आपके पास बी वन की वैल्यू ये सारी इंसर्ट करके, जिसमें ए की वैल्यू भी डल चुकी है, तो फाई टू की ये वैल्यू आ गई है। अब इसमें आई वन जो है वो क्या है आपके पास, आई वन इज करंट। ठीक है। उसके अलावा बाकी सब चीजें जो हैं वो हम लोग एक कांस्टेंट के इक्वल पुट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। M21 इज बेसिकली योर म्यूचुअल इंडक्टेंस, सो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई डबल इंटीग्रल ऑन डी एल वन डॉट डी एल टू ओवर आर। तो इस वजह से हम लोग ये जो फॉर्मूला है सॉरी, ये जो आपका फॉर्मूला है ये, इसमें आई वन, ये आई वन है,
और ये बाकी सारा चूंकि M21 के बराबर है, तो इसलिए आप फाई टू को लिख सकते हो M21I। तो इसमें ये जो M21 का जो फैक्टर है, इसको आप बोलते हो म्यूचुअल इंडक्टेंस। और ये जो फॉर्मूला आपके पास आया है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, इसको बोलते हो न्यूमैन्स फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला पे आप गौर करिए। ये जो फॉर्मूला है, अगर आप इसको देखते हो, इंटायरली डिपेंडेंस किस बात पर आ रही है? इस बात पर आ रही है कि आपके पास ज्योमेट्री क्या है, राइट। सेकेंडली आपके पास इस बात पर कि आपके जो दोनों लूप्स हैं उनका आपसी फासला क्या है, उनकी साइजिंग क्या है। और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है कि इन दोनों के दरमियान में इनकी ओरिएंटेशन, इनका जो एंगल है, जो थीटा है इनके दरमियान में, वो क्या है, व्हाट इज दैट, ठीक है। तो अगर आपके पास सिचुएशन कुछ यूं है कि दोनों जो आपके पास हैं, ये आपकी जो लूप्स हैं, यहाँ पर दो लूप्स लिए हैं ना आपने, 1 और 2। तो अगर ये दोनों, जैसे यहाँ पे ये वाली सिचुएशन है कि दोनों के दरमियान में, दोनों एक दूसरे के पैरेलल पड़े हैं, तो एंगल दोनों के दरमियान में कितना है? 0 डिग्री। दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इस केस में मैक्सिमम जो फील्ड लाइंस हैं वो पास करेंगी लूप 2 से, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा मैक्सिमम। लेकिन अगर समहाउ इसको यूं रख दिया जाए कि आपके पास लूप 1 वो इस तरह से पड़ा था, लेकिन जो लूप 2 है आपके पास वो ऐसे पड़ा होता, तो इस सूरत में दोनों के दरमियान में एंगल है 90 डिग्री, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक। तो इस सूरत में आपके पास, आप देख रहे हो कि यहाँ से बेशक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी भी, तो वो इसके अंदर से नहीं गुजरेंगी। मतलब इसको आपने इमेजिन करना है कि ये तार सा दिखेगा आपकी तरफ, जैसे रिंग आपकी तरफ हो, तो आपको सिर्फ ऐसा सा पोर्शन दिखेगा, ऐसे करके सिर्फ ये वाला पोर्शन। तो इसमें से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेंगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसके इसमें से गुजरने वाला वो हो जाएगा 0। तो इसलिए ये जो एंगल है ना आपका थीटा, इसकी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कि इन शॉर्ट ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके लूप्स के दरमियान में जो ओरिएंटेशन है, उनकी जो प्लेसमेंट है वो क्या है। तो इसी चीज को जो है वो आगे उसने डिस्कस कर रहा है कि आपके पास वो ये जो इक्वेशन ऊपर मैंने भी हमने देखी है M21 वाली, ये इक्वेशन, इसको न्यूमैन फॉर्मूला बोलेंगे। और it involves a double line integral, one integration around loop 1 and the other is around loop 2. So it's not very useful for practical calculations, but it does reveal two important things which about mutual inductance. इस पर तो अभी आते हैं। पहले ये वाली चीज डिस्कस कर लें जो मैंने आपको ज्योमेट्री के बारे में बताई है, कि वट एवर द शेप एंड पोजिशन ऑफ द लूप्स, द फ्लक्स थ्रू, कि आपके पास ना ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइक जो भी मैंने ऊपर आपको बताई है कि M21 इज प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी हैविंग टू डू विद द साइजेस, शेप्स एंड रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द टू लूप्स, ठीक। और सेकेंडली आपके पास क्या चीज है कि इसमें अगर आप इस इक्वेशन को देखो, अगर हम लोग इंटरचेंज भी कर देते ना इस बात को, कि यहाँ पर हमने स्टडी किया लूप 1 में करंट फ्लो पर, लूप 2 में से क्या जो है फ्लक्स पास कर रहा है। तो अगर हम लोग यूं सिचुएशन बना देते कि लूप 2 में से करंट पास कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता, फिर भी यही सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर यही ओरिएंटेशन होती तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का रुख बदल जाता, लेकिन सेम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वुड हैव पास थ्रू लूप 1। तो इस वजह से इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि आपके पास करंट किस लूप में से फ्लो कर रहा है, आपके पास ओवरऑल जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फैक्टर आ रहा है वो सेम रहेगा, बेशक आप इनका जो है रोल वो रिवर्स भी कर दो। तो दैट्स वाई आपको अलहदा अलहदा M12 या M21 लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली उसको M लिख सकते हो, बिकॉज बोथ केसेस आपके पास आंसर जो है वो सेम आ जाएगा। So this is an astonishing conclusion क्योंकि whatever the shape and positions of the loops, the flux through 2, when we run a current I around 1 is identical to the flux through 1 when we send the same current I around 2. We may as well drop the subscript and call them both M, जैसे भी मैंने इस बात को डिस्कस किया। तो आई होप कि अब आपको ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये क्लियर है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है और कैसे न्यूमैन फॉर्मूला की मदद से हम इसे डिराइव कर सकते हैं। और इस ये बात क्लियर है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फैक्टर है वो ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पे ज्यादा डिपेंड करता है, इस बात पर कि आपके पास साइज आपके लूप्स का क्या है, उनकी आपसे फासला क्या है, उनकी जो है इस बात पर भी कि लाइक उन दोनों के आपस में जो लूप्स हैं उनकी ओरिएंटेशन क्या है। तो इन चीज़ों के ऊपर ये ज़्यादा डिपेंड करता है। और जो लूप का रोल अगर आप रिवर्स कर दें तो उससे आपकी म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यूज दोनों केसेस में आपके पास सेम आएगी। अब आगे इसी से रिलेटेड जो है वो एग्जांपल है, आपका एग्जांपल 7.10 है।
अब एग्जांपल क्या है कि अ शॉर्ट सोलेनॉइड जिसका लेंथ एल है, यानी कि ये अंदर वाला सोलेनॉइड जिसका लेंथ जो है वो छोटे वाला एल है, और इसका जो रेडियस है वो है आपके पास ए। ठीक है। तो अगर ये दोनों जो है इनका जो एक्सिस सेम है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसका जो रेडियस है वो ए है। और इट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ अ वेरी लॉन्ग सोलेनाइड, और जो लॉन्गर सोलेनाइड है उसका जो रेडियस है फ्रॉम द एक्सिस वो है बी। ठीक है। और उसके एन टू टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, जैसे कि डायग्राम में शोन है। ठीक। तो आपने ये मालूम करना है कि करंट जो शॉर्टर सोलेनॉइड है उसमें से करंट फ्लो करता है। अब इस छोटे वाले में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से क्या फ्लक्स होगा थ्रू द लॉन्गर सोलेनाइड, दैट्स व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। यानी कि छोटे वाले में ये जो अंदर वाला जिसका रेडियस ए है, जिसकी लेंथ एल है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। अब इसमें चूंकि करंट फ्लो कर रहा है तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, जो कि पास करेगा आपके ये बाहर लंबे वाले सिलेंडर के अंदर से, सोलेनॉइड के अंदर से। तो आपने वही मालूम करना है कि कितना फ्लक्स फाई जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम योर लॉन्गर सोलेनाइड। अच्छा, अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे हम लोग वी विल बी टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस थिंग, ये जो न्यूमैन फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अगर हम लोग ये देखें ना कि आपके पास एग्जैक्ट ज्योमेट्री को देखते हैं हम लोग, कि चूंकि पहले वाले अंदर वाले छोटे वाले में से करंट फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से बाहर वाला फ्लक्स क्या लेंगे, तो ये चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसलिए कि आपके पास जो है because it will be putting a different flux through each turn of the outer solenoid, so it will become a मतलब ये messy सा हो जाएगी कैलकुलेशंस। तो इस चीज की आसानी ये है कि आप न्यूमैन फार्मूला को इस्तेमाल करो। जैसे पीछे देखा है आपने न्यूमैन फार्मूला में कि आपके पास लूप चेंज करने से जो ओवरऑल म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैल्यूज सेम रहेंगी। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे ही करेंगे कि हम लोग कंसिडर कर लेंगे कि आपके पास ये जो आउटर लंबे वाला आपका सोलेनाइड है, इसके अंदर जो है वो करंट फ्लो कर रहा है, और उसकी वजह से जो अंदर वाला छोटे रेडियस वाला छोटा सोलिनॉइड है, इसमें से क्या फ्लक्स होगा वो हम मालूम कर लेंगे। उसको मालूम करना आसान है। और उसको रिवर्स कर लेंगे और तो आंसर आपके पास सेम रहेगा। और इसी चीज को हम लोग देखते हैं आगे। अब चूंकि सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड के लिए सिंपल फार्मूला जो है आपके पास होता है मैग्नेटिक फील्ड का, चैप्टर 5 के अंदर यू स्टडीड कि वो बराबर होता है सोलिनॉइड के केस में बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये सॉल्व करने के बाद एम्पेयर्स लॉ लगाकर सॉल्व करने के बाद उसके एंड रिजल्ट्स हैं, एंड रिजल्ट्स को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बी होता है म्यू नॉट एन आई। तो आपके पास चूंकि हम कंसिडर करें कि बाहर वाले में से जो है वो करंट गुजर है और उसकी वजह से फ्लक्स अंदर वाले में फाइंड करना है, तो उसी मुनासबत से फिर ये जो एन है इस एन के साथ हम लोग पुट कर देंगे एन टू। ठीक। तो एन टू आपके पास क्या है, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टर्न्स कितने टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ। ठीक है। अब जो है आपके पास फ्लक्स जो है, फ्लक्स किसके बराबर होता है, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। बी डॉट ए, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, एंड जो डी ए है या जो बी डॉट ए जो है ए, ये आपके पास एरिया एलिमेंट है। तो यहाँ पर बी और जो एरिया एलिमेंट है, क्योंकि आपने ये मालूम करना है ना कि अंदर वाले में से फ्लक्स कितना गुजर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा डी ए। ठीक। और डी ए कितना हो जाएगा आपके पास, पाई ए स्क्वायर, क्योंकि आपके पास जो रेडियस है अंदर वाले का वो कितना है, ए के बराबर। तो जो डी ए है आपके पास यहाँ पर, इसको मैं बी डॉट डी ए कर देती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो। तो ये जो डी ए का फैक्टर है आपके पास, ये बराबर है पाई ए स्क्वायर के। ठीक। और जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, ये ऊपर आपने अभी इसको जो है वो डायरेक्ट यूज कर रहे हैं इस फॉर्मूला को, तो ये वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे कि बी जो है वो है म्यू नॉट एन टू आई, और आपके पास जो लेंथ सरफेस एलिमेंट है वो है पाई ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपके पास आ गया। अब चूंकि आपके पास फाई बराबर होता है बी डॉट डी ए के, ठीक है, तो इसको मैं फाई भी लिख सकती हूँ। ठीक है, बेसिकली दिस इज फाई एज यू हैव सीन फ्रॉम दिस फॉर्मूला। तो फाइ जो है फिर वो किसके बराबर आ जाएगा, वो बराबर आ जाता है म्यू नॉट एन टू आई पाई ए स्क्वायर। लेकिन चूंकि आपके पास जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं टोटल वो है एन वन एल, तो इसलिए आप ये जो आपकी राइट हैंड साइड है इसको मल्टीप्लाई कर दोगे एन वन एल के साथ, तो आपके पास फाइ की टोटल वैल्यू बन जाएगी ये। यानी कि फाइ इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर एन वन इंटू एन टू एल और आई, यानी कि करंट।
तो अब चूंकि आपके पास फाइ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो यहाँ से जो गुजर रहा है, और जो इसमें करंट की वजह से जो इसमें से गुजरेगा दैट इज सेम। तो अब हम लोगों के पास जो जवाब हम देने की कंडीशन में है, क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम को हमने रिवर्स किया था, तो रियल प्रॉब्लम ये है कि आपके पास अंदर वाले सोलेनॉइड में से करंट के गुजरने की वजह से जो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा लॉन्गर कॉइल में से, लॉन्गर सोलेनॉइड में से, बाहर वाले सोलेनॉइड में से, उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर N1 N2 L × I। अब आई चूंकि ये जो फाई है ये एम आई के बराबर भी है, पीछे भी आपने देखा है न्यूमेन्स फॉर्मूला में कि एम को हमने वहां पे डिफाइन किया था। तो ये आई इज करंट, बाकी जो रेस्ट ऑफ द फैक्टर है ये किसके बराबर आ जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के। यानी ये जो इतना फैक्टर है आपके पास ये एम के बराबर है, और ये आई अलहदा से, तो इस वजह से आप इसको क्या लिख सकते हो, एम आई। So this is also a flux. This is also the flux current I in the short solenoid would put through the long one, which is what we said to find. So incidentally, the mutual inductance in this case is this. Okay. अब अगर हम लोग इसको फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग उसमें देखा जाए, तो उसमें फैराडे लॉ में क्या था, E2 = -d∅2/dt। ठीक। तो यहाँ पर आपके पास जो फ्लक्स है, जो आपके पास ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है कि आपके पास पहले वाले कॉइल में से करंट चेंज हो रहा है। तो दैट्स व्हाई यू कैन राइट इट लाइक दिस कि E2 जो -d∅/dt के बराबर है, वो बराबर आ जाएगा -M di1/dt के बराबर। तो एक आपके पास ये फॉर्मूला भी आ गया, और इसी फॉर्मूला को म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो डेफिनेशन हमने की है वहां पे मैंने इसको डिस्कस किया था, लाइक दिस, यहाँ पे सेम फॉर्मूला है। ओके, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, म्यूचुअल इंडक्टेंस तो हमने डिस्कस कर ली। अब चीज ऐसी है कि अगर आपके पास जो है, आपके पास अगर दो लूप्स ना हो, मतलब दो लूप्स क्या मतलब, अगर सिंगल लूप की बात की जाए, जो वो लूप जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से दूसरा लूप मुतासिर हुआ ही था, ये पीछे आपने देखा है। लेकिन एक चीज और भी होगी ना, कि जैसे ही इसके अंदर पहले जब इनिशियली आपने बैटरी या स्विच क्लोज नहीं किया है, बैटरी जो है वो सर्किट के साथ कनेक्ट नहीं किया है, तो आपके पास इनिशियली जो है वो करंट की वैल्यू क्या आती है, 0। लेकिन जैसे ही आपने सर्किट में बैटरी कनेक्ट कर दी और उसकी वजह से करंट फ्लो करना शुरू हुआ, तो उसकी वैल्यूज करंट की जो है वो हो जाएगी, मतलब इनिशियली अगर t = 0 पर आपके पास जो वैल्यू थी करंट की वो 0 है जब सर्किट कनेक्टेड नहीं है, तो आई आपके पास है 0। ठीक है, कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा सर्किट में। लेकिन जैसे ही आपने जो है सर्किट जो है वो कनेक्ट कर दिया, तो आपके पास जैसे टाइम टी पर जो है आई की वैल्यू वो चेंज होकर क्या हो जाएगी, कोई वैल्यू आई पर चली जाएगी। तो दैट मीन्स के जो 0 से लेकर जो वैल्यू है वो आपके पास जा रही है किसी वैल्यू आई तक। ठीक है। तो अब जैसे ये चेंज आपके पास आता है करंट के अंदर, तो करंट में जैसे ही चेंज आएगा तो एक जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इस कॉइल के खुद ब खुद अंदर भी जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। ठीक। और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी, वो क्या करेगी कि वो उस कॉज को अपोज करेगी जिसको प्रोड्यूस करा रहा है, और वो करंट का फ्लो करना है। तो ये जो आपके पास फिनोमिना है कि एक कॉइल के अंदर करंट के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, इसको बोलते हो सेल्फ इंडक्शन। ठीक है। तो इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो आपके पास हो जाएगा इज इक्वल टू जो -L/di/dt, जहाँ पे L जो है वो आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। इसके भी यूनिट म्यूचुअल इंडक्टेंस की तरह हेनरी के ही हैं। और इसी तरह से जो आपके पास फॉर्मूला था पीछे, φ = mi, वो सेल्फ इंडक्टेंस के केस में मॉडिफाई होकर बन जाएगा φ = Li। तो L इज योर सेल्फ इंडक्टेंस, और जो M है वो है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो जब भी किसी कॉइल के अंदर करंट चेंज होता है, तो उसके खुद के अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है।
तो यूं आपके पास पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस आपने देखा, अब हम देखेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है। इसको डिफाइन कर लेते हैं जरा। तो सेल्फ इंडक्टेंस को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि self inductance is the phenomena where a changing current in coil induces an EMF in the same coil opposing the change. So when current changes, the resulting changing magnetic field induces a back EMF that acts against the change in current, essentially acting as electrical inertia, and L is equal to minus E di by dt. ठीक। यानी कि आपके पास ये जो इसका इंड्यूस करंट का डायरेक्शन है, मतलब इसने इस कॉज को अपोज करना है लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग, जिसको प्रोड्यूस करा रहा है, और वो कॉज क्या थी आपके पास, करंट का चेंज होना। तो इस वजह से ये माइनस साइन यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इंडक्टेंस आपके पास सेम रोल प्ले करती है जैसे इनर्शिया जो है वो आपके पास रोल प्ले करता है। इनर्शिया क्या है? टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो इसी तरह से आपके पास इंडक्टेंस भी है, सेल्फ इंडक्टेंस भी इसी तरह से ये रोल प्ले करती है कि इसने उस कॉज को अपोज करना है जो कि इसमें जो है ईएमएफ इंड्यूस करा रही है। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा उस कॉज के ऑपोजिट होगी। जैसे यहाँ पे आई का जीरो से किसी वैल्यू आई तक पहुंचना, तो इसके अगेंस्ट उसने वर्क करना है। और इन केस अगर आपके पास जैसे होता है कि आपने कभी देखा होगा कि आपने कोई चार्जर लगाया हुआ है या कोई प्लग जो है वो लगाया हुआ है सॉकेट के अंदर, और आप उसको फौरन बाहर निकालते हो तो समटाइम्स एक स्पार्क सा भी प्रोड्यूस हो जाता है। तो उस केस में वो स्पार्क क्यों प्रोड्यूस हो रहा होता है? इसी सेल्फ इंडक्टेंस या बैक ईएमएफ की वजह से। कि वहां पर सिचुएशन क्या होती है कि पहले करंट आई फ्लो कर रही है, लेकिन जैसे ही आप उसको खींचते हो तो आई की वैल्यू फौरन क्या हो जाती है? जीरो। तो आई तो कम हो रहा है लेकिन जो चेंज इन आई है वो काफी ज्यादा होता है। तो आपके पास होना ये है कि चूंकि यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो उस ईएमएफ ने उस कॉज को अपोज करना है जो उसको प्रोड्यूस करवा रही है, और वो क्या है? प्लग का बाहर निकलना। तो उसकी कोशिश ये होगी कि करंट फ्लो करता रहे, प्लग अटैच रहे। तो वो करंट फ्लो नहीं कर सकता बिकॉज आपका प्लग बाहर निकल चुका हुआ है, एक ओपन सर्किट है। तो सर्किट को ओवरऑल ब्रिजिंग करने के लिए वो स्पार्क से प्रोड्यूस होता है ताकि जो है सर्किट वो समहाउ कनेक्टेड रहे। तो इस फिनोमिना को ये जो है इसको हम लोग बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। ठीक है। इसी चीज को ना उसने यहाँ पे इसको डिस्कस भी किया है कि इंडक्टेंस जो है वो बेसिकली क्या है आपके पास? इंट्रिंसिकली पॉजिटिव क्वांटिटी है। नोट करते रहिए कि ये वैसे पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेकिन लेंजिस लॉ जो है वो फोर्स करता है यहाँ पे माइनस साइन का आना, बिकॉज दैट डिक्टेट्स दैट द ईएमएफ इज इन सच अ डायरेक्शन एज टू अपोज एनी चेंज इन करंट। फॉर दिस रीजन इट इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। ठीक। तो बाकी ये जो है फिनोमिना मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है कि इन केस अगर आप सर्किट लगाते हो तो बैक ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, और अगर आप सर्किट को ब्रेक करते हो तो स्पार्क प्रोडक्शन जो है वो भी इस बैक ईएमएफ की वजह से होती है, बिकॉज इसने हमेशा उस कॉज को अपोज करना है जो चेंज ला रही है। तो पहले वाले केस में आपके पास जो है करंट का बढ़ना जो है वो एक चेंज का कॉज था, इसलिए उसके रिवर्स एक्ट करेगी ताकि करंट ना फ्लो करे। और जो दूसरा केस है प्लग का बाहर निकालना, उसमें करंट का कम होना जो है वो मतलब कॉज है, इस वजह से उसको अपोज करते हुए स्पार्क प्रोड्यूस होगा। अच्छा, अब हम लोग आते हैं इससे रिलेटेड जो हमारे पास एग्जांपल है सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड। वो एग्जांपल 7.11 है। इसको हमने डिस्कस कर लिया है इन डिटेल। बैक ईएमएफ को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आते हैं अपनी एग्जांपल नंबर 7.11 पर। लेट्स सी कि एग्जांपल क्या है। एग्जाम्पल 7.11 में ऐसा है कि फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ टोरॉइडल कॉइल विथ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। आपके पास टोरॉइड का तो आपको टॉरस का सब लोगों को आइडिया है कि किसको बोलते हो। आपके पास ऐसी शेप जो होती है, डोनट लाइक शेप जो होती है, ऐसी। ठीक है, ऐसी। और डोनट तो सबने ही खाया होगा, है ना? तो ऐसी आपके पास एक शेप है। ठीक। अब इसका जो इनर रेडियस है वो क्या है आपके पास? ए। ये छोटे वाला ए। और जो आपके पास इसका एक्सटर्नल रेडियस या आउटर रेडियस वो क्या है आपके पास? वो है बी। और जो हाइट है इसका, अगर आप एक क्रॉस सेक्शन लेते हो, एक स्लाइस सा काटते हो, इसका छोटा सा स्लाइस काटते हो, जैसे ये काटा हुआ है ऐसे स्लाइड, ठीक है? तो स्लाइस की जो हाइट है वो है एच। और ये जो फासला है फ्रॉम दिस, ये सेंट्रल पॉइंट
ये अंदर वाले का जो रेडियस है वो है ए, और जो बाहर वाला जो रेडियस है फ्रॉम दैट सेंट्रल पॉइंट वो है आपके पास बी। ये इसने शो कर दिया है। अब आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है सेल्फ इंडक्टेंस, यानी एल जो है वो आपने मालूम करनी है कि एल की वैल्यू क्या होगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए, बिकॉज चूंकि आपके पास फॉर्मूला क्या था, फाई इज इक्वल टू एल आई, ठीक है, फाई इज इक्वल टू एल आई इज योर फॉर्मूला। तो यहां से आप क्या ले सकते हैं, एल की वैल्यू जो कि क्या बन जाएगी, एल हो जाएगा आपके पास फाई बाय आई। तो ये बन जाएगा आपके पास फाई बाय आई। अब फाई क्या चीज होती है, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, ठीक है। तो वो आपके पास फाई जो है वो बराबर आ जाएगा बी डॉट डी ए के, और नीचे आ गई आपके पास जो भी आपकी करंट की वैल्यू है। अगर आपके पास फ्लक्स की वैल्यू आपको पता चल जाती है और आपको आई पता है बी पता है, तो यू कैन बी हैविंग एन आइडिया अबाउट एल जो आपने फाइंड करना है। अच्छा, इसमें अगेन फिर चूंकि ये चैप्टर 5 से है जहां पे हमने सिमेट्री ऑफ द सिचुएशन से फायदा उठाया, हमने एम्पेयर्स लॉ अप्लाई किए, तो वहीं पर जब टोरॉइड का केस होता है वहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया। और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस तरह की सिचुएशन में बनती है, म्यू नॉट इज इक्वल टू एन आई ओवर 2 पाई एस। ये आप एम्पेयर्स लॉ लगा के फाइंड आउट करोगे, यानी बी डॉट डी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड वाले फॉर्मूला से। यानी ये जो फॉर्मूला हमने किया है ना, जिसको बोलते हो एम्पेयर्स लॉ, बी डॉट डी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। तो जब आप ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई करोगे, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड है इस तरफ, ठीक है, कि आपका जो लूप है, जो सरफेस एरिया है, जो आपका वो सॉरी बी डॉट डी एल है, नॉट बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। तो आपका जो लूप है वो कितना जो है करंट एनक्लोज कर रहा है, तो आपके पास वहां से बी की वैल्यू बन जाती है म्यू नॉट एन आई ओवर 2 पाई एस। और चूंकि एम्पेरियन लूप ले रहे होते हो, एम्पेरियन लूप इज एन इमेजिनरी लूप जो आपने लेना है, तो वो लेने के लिए जो आपने लूप लिया होगा ना, जो कंसिडर किया होगा, वो यूं एक सर इसके दरमियान में हम ले रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये डॉटेड लाइन को जब जोड़ोगे ना, बेसिकली ये हमारा एम्पेरियन लूप बन रहा है। और जो एम्पेरियन लूप का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, वो उसका जो रेडियस है वो हमने ले लिया एस, ऐसे। और इसी चीज को यहाँ पर ये डायग्राम में शो किया है, ये जो बीच में लकीर सी आ रही है एम्पेरियन लूप का जो है वो उसको शो कर रहा है यहाँ पे। तो बी की वैल्यू ये बन जाती है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर 2 पाई एस। अब चूंकि आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है एल, उसके लिए मुझे फाइव चाहिए, फाइव बराबर होता है बी डॉट डी ए के। इसलिए बी की ये जो वैल्यू है मैं यहाँ पर बी की जगह पर इंसर्ट कर दूंगी। तो जैसे ही मैंने वैल्यू इंसर्ट की यहाँ पे, अब ये डी ए का फैक्टर आ रहा है, बी की वैल्यू तो मेरे पास आ गई म्यू नॉट एन आई ओवर 2 पाई एस। अब इसमें से जो चीजें कांस्टेंट है वो मैंने बाहर ले ली हैं। अब ये जो डी ए का जो एलिमेंट है, डी ए किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, डी ए आपके पास बराबर आ जाएगा जो कि एरिया है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा जो हमें गिवन है, हमें क्या पता है कि हमें पता है कि जो उसकी यानी कि ये हाइट है वो है एच। और इसके अलावा जो आपके पास ये एस पी है यहाँ पे आप ले रहे हो, तो दैट्स वाई ये एच डी एस जो है ना, ये बन जाएगा आपका एरिया एलिमेंट। सही। तो अगर आप इसको देखो, जब आप बी की वैल्यू इंसर्ट कर देते हो तो ये सारी चीज जो है वो कांस्टेंट है, जस्ट इसमें एस का जो फैक्टर है, एस मैंने ऊपर लाइन ही लगा दी है। तो ये जो 1/s का फैक्टर है, आपका जो वेरिएबल है, जो इंटीग्रल है वो रन करेगा एस पर। तो ये वैल्यू 1/s अंदर आ जाएगा इंटीग्रल के अंदर, बाकी सब चीजें एज अ कांस्टेंट बाहर चली जाएंगी, क्योंकि ड्यूरिंग द कैलकुलेशन इनमें से कोई भी चीज जो है वो चेंज नहीं होगी। अब एस आपके पास वेरी कहाँ से कहाँ तक करता है, ए से बी तक। तो दैट्स वाई वो लिमिट्स ले लिए हमने। इसको अप्लाई जब ये सॉल्व करोगे तो ये बराबर आ जाएगा एल एन ऑफ एस के। और जब इसमें लिमिट्स अप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा म्यू नॉट एन आई एच ओवर 2 पाई एल एन ऑफ बी बाई ए। तो ये मेरे पास बी डॉट डी ए यानी कि फ्लक्स आ गया। फाई की वैल्यू आ गई ये वाली, ये सारा फाई आ गया आपके पास। तो अब फाई की ये वाली वैल्यू को हमने यहाँ पे इसकी जगह पे जब प्लग इन करेंगे तो मेरे पास एल की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस की, और वो वैल्यू बन जाती है ये। तो यूं ये सिंपल फार्मूला फाई इज इक्वल टू एल आई, जिसमें से एल इज इक्वल टू फाई बाई आई ए, फाई बाई आई इस्तेमाल करके हम लोग जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू इस एग्जाम्पल के डेटा के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लेंगे।
अच्छा, एग्जांपल्स जो हैं, मैंने पहले भी बार बार आपसे कह रही हूँ कि एग्जांपल्स आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। अगर आपने अपने पेपर्स पास्ट देखे हों तो वहाँ पर आप देखोगे कि ये न्यूमेरिकल्स या फिर ये जो एग्जांपल्स हैं ये आपके पेपर्स में आए हुए हैं, तो इस दफ़ा इनको प्रॉपरली आपने सॉल्व करना है, इनको इग्नोर नहीं करना है। ओके, चलिए 7.11 हो गई। अब इसी से रिलेटेड, ये बैक ईएमएफ वाले फॉर्मूला से, फिनोमेना से रिलेटेड ही आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस का एक और जो है वो एग्जांपल है। एग्जांपल इज कि सपोज अ करंट आई इज फ्लोइंग अराउंड अ लूप व्हेन समवन सडनली कट्स द वायर। तो क्या होगा कि पहले करंट आई फ्लो कर रहा है, लेकिन आपने जैसे ही वायर कट की तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, सडन ड्रॉप होगा। तो सडन ड्रॉप जो है, द करंट ड्रॉप्स इंस्टेंटेनियसली टू जीरो। तो दिस जनरेट्स अ वॉपिंग बैक ईएमएफ, इसलिए कि आई जो है दैट मे बी स्मॉल, लेकिन डी आई बाई डी टी इज enormous. तो that's why you sometimes draw a spark when you unplug an iron or toaster. Electromagnetic induction is desperately trying to keep the current going, even if it has to jump the gap in the circuit. Anyways, coming to the point, extra information देना शुरू कर दी उसने बीच में। तो nothing so dramatic occurs when you plug in toaster or iron. In this case, induction opposed the sudden increase in current, prescribed instead a smooth and कंटिन्यूस बिल्डअप। अच्छा, अब आते हैं कि वो फाइंड क्या करना है। तो कह रहे हैं कि सपोज फॉर इंस्टेंस दैट अ बैटरी, ये ई नॉट विच सप्लाइज अ कांस्टेंट ईएमएफ ई नॉट इज कनेक्टेड टू अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड इंडक्टेंस एल। ये स्विच है। तो व्हाट करंट फ्लोज, यानी कि ये जो एक सर्किट है जिसमें तीन सर्किट एलिमेंट आपको दिख रहे हैं। एक बैटरी जो कांस्टेंट ईएमएफ सोर्स ईएमएफ सोर्स प्रोवाइड कर रही है, ई नॉट। दूसरा जो एलिमेंट है वो आपका इंडक्टेंस है, एल, यानी सेल्फ इंडक्टेंस इसमें होगी। इंडक्टेंस एल है, उसको एल से डिनोट करते हैं। और तीसरा जो एलिमेंट है सर्किट में वो है रेजिस्टेंस आर, और ये स्विच है। तो ये तीन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल एक सीरीज सर्किट है आपके पास। इस सर्किट में से आई क्या फ्लो करेगा ये हमने मालूम करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने इसको सॉल्व किया है। लेट्स मूव ऑन टू इट। सर्किट हमें क्लियर है ना? वो हमने देख लिया। अगेन मैंने सर्किट को ड्रॉ कर दिया। बैटरी जो कांस्टेंट ईएमएफ सोर्स प्रोवाइड कर रही है, इंडक्टर एल, ये स्विच है, और ये है आपका रेजिस्टर आर। अब जैसे ही स्विच को क्लोज करोगे तो क्या होगा, सर्किट क्लोज हो गया। दैट्स व्हाई यहाँ पर एक करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट करेगी। दैट विल बी मूविंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास करंट फ्लो करेगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो डिफरेंट पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं क्रॉस दिस क्लोज लूप, उस पर मैं किरचॉफ वोल्टेज जो है रूल लगाती हूँ, ताकि मेरे पास एक इक्वेशन बन जाए कि ओवरऑल जो नेट ड्रॉपेज है, ड्रॉप है हर सर्किट एलिमेंट के अबाउट, वो कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ई नॉट से, ये मतलब बैटरी से। चूंकि पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है इसलिए ई नॉट विल बी असाइंड अ पॉजिटिव साइन, ठीक। उसके बाद ये सेकंड जैसे ही आएगा, चूंकि करंट जो है यहाँ से यहाँ पे फ्लो कर रही है, तो पहला प्लस माइनस, तो दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू द रूल साइन क्या आ जाएगा, माइनस का। तो माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये अभी आपने पढ़ा ना, जो ईएमएफ होता है अक्रॉस इंडक्टर, उसकी वैल्यू क्या थी, एल डी आई बाई डी टी। तो ये भी आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप आ गया इस इंडक्टर के अक्रॉस, ठीक। उसके बाद एक और एलिमेंट आता है जो कि रेजिस्टर है। अब रेजिस्टर में भी करंट का फ्लो यूं इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ, तो पहले प्लस जो है इंटरसेप्ट होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू द रूल कि अगर प्लस पहले सिरा आता है तो साइन क्या आ जाता है, माइनस। तो ये माइनस आ गया। अब चूंकि ये सिंपल रेजिस्टर है और सिंपल रेजिस्टर में ये ओहम्स लॉ एप्लीकेबल है, V इज इक्वल टू आई आर, तो इसलिए इस रेजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या हो जाएगा, आई आर, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये पूरी इक्वेशन मैंने लिख दी है। ये बेसिकली किरचॉफ सेकंड रूल है वोल्टेज ड्रॉप वाला। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। वो इस तरह से कि करंट वाली टर्म्स एक तरफ ले लेते हैं, ये दोनों माइनस साइन वाली टर्म दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएंगी, और इसको मैंने रीअरेंज करके यूं लिख दिया। इसको बोल दिया क्वेश्चन नंबर वन। अब क्वेश्चन नंबर वन को देखो तो बेसिकली ये करंट में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो वेयर वी आर टेकिंग मतलब आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब ये जो इक्वेशन है इसको में वेरिएबल्स को सेपरेट करना नॉट पॉसिबल, ठीक है। आप देख रहे हो इस इक्वेशन को, तो चूंकि वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे, दैट्स वाई इसका जो डायरेक्ट यहाँ पर सोल्यूशन निकालना वो भी मेरे लिए लाइक इम्पॉसिबल है। आई हैव टू मॉडिफाई इट। कोई मैथमेटिकल ट्रिक मुझे यूज करना पड़ेगा ताकि मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ। तो द ट्रिक आई विल बी यूजिंग वो ये है कि मैं इक्वेशन वन को दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मैंने यहाँ पे सपोज किया है वो है मेरे पास ई
इंटीग्रल ऑन आर बाय एल इंटू डी टी, और इसको अगर सॉल्व कर लें तो बेसिकली ई आर टी बाय एल, ठीक है। तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मैं इक्वेशन वन के दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो अगर मैं दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देती हूँ बाय दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो ये फॉर्म ले लेती है, ऐसे कुछ। इसको मैं बोल दूंगी इक्वेशन नंबर टू। सेम इक्वेशन है, बस ई आर टी बाई एल का फैक्टर जो है दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, अब इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर फोकस करो, तो इसको हम लोग कॉम्प्रेस करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, डी बाई डी टी ई टू द रेज पावर आर टी बाई एल इंटू आई। क्योंकि जैसे ही आप इसके ऊपर वो प्रोडक्ट रूल लगाते हो, तो क्या होगा कि पहले आपके पास ई में भी जो है वो टी जो है वेरिएबल है, और जो है दूसरा जो है आपके पास यहाँ पर चीज़ है वो है आई। तो इसको मैं जब प्रोडक्ट रूल लगा के खोलूंगी तो ये बन जाएगा ई आर टी बाई एल, यानी फर्स्ट वाले को एज इट इज ले लिया, और आपके पास ये जो डेरिवेटिव है वो आई के ऊपर रन हो जाएगा। और सेकेंड टाइम पे आई जो है उसको कांस्टेंट ले लेंगे, और जो आपके पास ये पहला वाला है, यानी यू वी रूल लगा रहे हैं ना, तो ये जो आपके पास यू है इसको जो है इसके ऊपर ये आपका जो डेरिवेटिव है टाइम डेरिवेटिव वो एप्लीकेबल हो जाएगा। इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे तो एज इट इज आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आर बाय एल, और ई आर टी बाय एल एज इट इज आ जाएगा साथ में। तो अब ये देखो कि बेसिकली ये यही वाली टर्म्स हैं, है ना ये। दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बेसिकली बराबर है, कॉम्प्रेस होके लिख सकते हो इसको डी बाई डी टी इंटू ई आर टी बाई एल इंटू आई। तो इस वजह से जो इक्वेशन नंबर टू है, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये दो टर्म्स जो है स्क्वीज होकर एक सिंगल टर्म में रह जाएंगी, यानी डी बाई डी टी ई आर टी बाई एल इंटू आई, और जो राइट हैंड साइड है वो एज इट इज यहाँ पर साथ में आ गई। अब नेक्स्ट हम ये करेंगे कि dt को दूसरी तरफ ले जाओ, ओवरऑल इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करोगे तो ये एज इट इज आ जाएगा, जबकि इसके ऊपर जब वो ई टू रेस पर ए एक्स डी एक्स इंटीग्रल रन करते हैं, जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आपके पास जब इसको ओपन करोगे तो ई आर टी बाई एल डिवाइडेड बाई ये जो फैक्टर है आर बाई एल, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी जो है सी यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें कुछ चीजें जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये एल कट जाएगा, और ओवरऑल इक्वेशन आपके पास ये फॉर्म ले लेती है। इसको देख लीजिए। इसको मैंने बोला है कि क्वेश्चन नंबर थ्री है, लेकिन क्वेश्चन नंबर थ्री में सी जो है वो मेरा अनडिफाइंड है। आई हैव टू फाइंड इट आउट कि सी क्या होगा। तो सी को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग इनिशियल कंडीशंस जो है उसका जो है यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। इनिशियल कंडीशन मेरे पास क्या है? इनिशियल कंडीशन ये है कि अगर टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर, जब आपने सर्किट का स्विच जो है वो क्लोज नहीं किया था, सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था उस वक्त में, तो एट टी इज इक्वल टू जीरो आई क्या था? जीरो। तो इस वजह से जब आप इस आई को टी एट टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो पे आई जीरो जब आप पुट करोगे क्वेश्चन नंबर थ्री में, तो ये क्वेश्चन थ्री क्या बन जाएगी? यहाँ पे जीरो आ जाएगा आपके पास। इसी तरह से यहाँ पर e की पावर जीरो जो है दैट इज इक्वल टू वन, यानी कि ई नॉट बाई आर सिर्फ आ जाएगा, और c एज इट इज आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि सिंपली c जो है वो आपके पास बराबर आ जाएगा माइनस ई नॉट ओवर आर के। अब ये c की वैल्यू आ गई, जो अननोन था यहाँ पे आपने बैक फिर प्लग इन कर देनी है क्वेश्चन नंबर थ्री में, और जैसे आप क्वेश्चन नंबर थ्री में पुट इन प्लग इन करोगे तो आपके पास ये फॉर्म बन जाती है, I इज इक्वल टू ई आर टी ओवर एल इज इक्वल टू ई नॉट ओवर आर ई आर टी बाई एल, ये वही चीजें हैं, और c की जगह पे माइनस ई नॉट ओवर आर। अब इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसमें आप ई नॉट बाई आर और ई आर टी बाई एल को कॉमन ले लो। ये जो एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर चूंकि इसके साथ कोई एक्सपोनेंशियल फैक्टर नहीं था, तो जब आप ई आर टी बाई एल लोगे बाय कॉमन, तो ये यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में आएगा, जिसको माइनस साइन के साथ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये वैल्यू बन जाएगी। तो इक्वेशन नंबर जो थ्री है फिर वो मॉडिफाई होके क्वेश्चन नंबर फोर बन जाएगी लाइक दिस। और ये करंट की वैल्यू है जो आपके पास फाइंड करने को बोला गया था, वो करंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी है। अच्छा, अब इसमें एक चीज है कि ये एल बाय आर का जो फैक्टर है ना, इसको बोलते हो टॉ, यानी कि टाइम कांस्टेंट। तो तो जब आपके पास टाइम जो है वो टॉ के बराबर हो जाता है, तो उस केस में आई जो है ना वो 63% ऑफ द फाइनल वैल्यू जो है वो अपनी वैल्यू को अचीव कर लेती है। तो इसी चीज को ना उसने ग्राफ की फॉर्म में भी ड्रॉ किया है कि यहाँ पे उसने करंट ले लिया है, और यहाँ पे जो है ना वो उसने जो टाइम कांस्टेंट है उसको प्लॉट कर दिया है ये ड्यूरेशंस के साथ। तो आप देख रहे हो कि एक सर्टेन वैल्यू के बाद फिर वैल्यू में सेचुरेशन आ जाती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट इंडक्टेंस टुडे, कि अभी
हमने देखा यहाँ पर भी स्टडीड कि इंडक्टेंस क्या होती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है, उसको न्यूमैन फार्मूला से हमने कैलकुलेट किया। हमने सेल्फ इंडक्टेंस देखी, बैक ईएमएफ देखा, और उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने सॉल्व किया। तो आई होप कि दीज प्रॉब्लम्स एंड एग्जांपल्स आर क्लियर विद यू, आपको समझ आ गई है। इन केस अगर आपका कोई सवाल है तो यू कैन ड्रॉप दोज क्यूरीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, वट एवर इज सूटेबल फीजिबल फॉर यू। तो दैट्स इट। आज यहाँ पे इसको एंड करेंगे। आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, अगर कोई सवाल वगैरह होंगे तो यू कैन आस्क मी, मतलब यहाँ पर भी और व्हाट्सएप में भी। तो बाकी इंशाल्लाह यहीं से आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।